Hello guys, so hope you all doing pretty well. Welcome back to your own channel Dream Dose. So whether you are preparing for any exam, चाहे वो बिहार दरोगा है, बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, जो टारगेट है वो यही है कि आप अगर हमसे जुड़ते हो तो आप अपने आप को नॉट ओनली एम्पावर्ड फील करोगे इन क्लासेस करने के बाद, एज वेल एज अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट फील करोगे। हम एनसीईआरटी के भी जो कंसेप्ट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। ये आपका ग्रेविटेशन पार्ट 2 है। जितने भी हमने साइंस के वीडियोस कराए उनका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप जरूर देखें, वो बेस्ट है आपके लिए पूरे यूट्यूब पे। पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ, ठीक है, हम चीजों को समझाते हुए भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। देखिए, द 3 लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, गति का जो नियम था वो किसने दिया था, यहां पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, वो है आपका कोपरनिकस, ये है केपलर, आइंस्टाइन एंड मार्कोनी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, जो लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो दिया गया था, ठीक है, ग्रहों के जो गति का जो नियम दिया गया था, ठीक है, वो दिया गया था आपका किनके द्वारा, तो वो दिया गया था आपका केपलर के द्वारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो अब इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस और बने हैं जो बेसिकली ये जो लॉ दिए थे, पहला आपको याद रखना ये कि कितना इन्होंने लॉ दिया था, ठीक है। तो टोटल जो इन्होंने लॉ दिया था वो 3 दिया था, ठीक है। तो टोटल कितना लॉ दिया था, तो 3 दिया था। तो जो आपका लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है ये केपलर के द्वारा दिया गया था और जो टोटल इन्होंने लॉ दिया था वो 3 दिया था, ठीक है। अब ये समझ लो कि इन्होंने कौन सा आपका लॉ दिया था, ठीक है। पहला जो इन्होंने इनका जो लॉ था, ठीक है, उन्होंने ये कहा था, क्या कहा था कि जो आपके ग्रह हैं, ठीक है, और जो आपका जो भी प्लेनेट है, ठीक है, वो हमेशा रिवॉल्व होंगे एलिप्टिकल पाथ में। देख रहे हो ये एलिप्टिकल पाथ है। मान लो मैं यहां आपका अर्थ बना देता हूं, ये क्या है आपका हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है, ये धरती है। तो धरती जो सन को क्या करेगी, परिक्रमा लगाएगी, रिवॉल्व करेगी इसके अराउंड, ठीक है। तो ये कौन से पाथ में करेगी, ठीक है, उसका कक्ष का जो आकार होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो याद रखना वो होगा आपका एलिप्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाकार। पहला लो ये था कि जो भी प्लेनेट है, ठीक है, वो सन के चारों तरफ घूमेंगे, ठीक है, रिवॉल्व करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, किस ऑर्बिट के फॉर्म में, मतलब किस शेप के फॉर्म में, जो उसका ऑर्बिट होगा, ठीक है, इसको ऑर्बिट जो होगा, ठीक है, सिंपल, जिस वो रास्ता पे चलेगा तो किस शेप में होगा, तो वो होगा आपका अंडाकार, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिप्टिकल। तो पहला तो लो ये हो गया। दूसरा लो उन्होंने ये बोला, क्या बोला कि जो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इसका मतलब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, उसने क्या किया, यहां से यहां ट्रेवल किया, ठीक है, तो जितना एरिया उसने 1 मंथ में यहां ट्रेवल किया है उतना ही एरिया वो 1 मंथ में यहां ट्रेवल करेगा। ये चीज आपको समझना है। दैट मीन इक्वल समय में, ठीक है, समान समय में समान क्षेत्रफल कोई भी प्लेनेट कवर करेगा, ठीक है। और वो जो है आपको ये चीज दिया गया था। तो सेकेंड लो क्या था कि इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है, ये था, वही दिया हुआ है जो आपका 1 मंथ में जो यहां कवर किया इसने एरिया, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, हम लोग अर्थ मान के चल रहे। ये निकालते कैसे हैं, तो θ/360 × 2πr, अगर ये निकालोगे तो ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला से ये भी एरिया निकल जाएगा, इसी फॉर्मूला से आपका ये भी एरिया निकल जाएगा, और ये दोनों जो एरिया निकलेगा वो हमेशा इक्वल होगा, और जो इन्होंने टाइम लिया है वो भी इक्वल होगा। तो दूसरा लो ये था कि इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये था। तो तीसरा लो क्या था, तीसरा लो उन्होंने ये दिया था, ठीक है, कि जो ये परिक्रमा करने में जो समय लेंगे, मतलब जो टाइम पीरियड होगा इनका रिवोल्यूशन का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ क्या, मीन रेडियस। देखिए रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, बट यहां हम लोग डायरेक्टली त्रिज्या नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि देखो सन जो आपका अर्थ है, ठीक है, कभी अर्थ आपका यहां होगा, कभी अर्थ यहां होगा, कभी अर्थ यहां होगा। तो यहां से यहां तक अगर आप डिस्टेंस लेते हो इसका, ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस लेते हो अर्थ का, तो यहां कुछ अलग होगा, और यहां अगर अर्थ आ गया तो यहां कुछ अलग होगा। तो इसीलिए एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है, मीन डिस्टेंस लिया जाता है। तो तीसरा इन्होंने लॉ दिया था, क्या लॉ दिया, तीसरा लॉ इन्होंने ये दिया कि जो टाइम पीरियड लगेगा, जो परिक्रमा करने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, आपका किसका, आपका मीन रेडियस का क्यूब होगा। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों आपको पूछा गया है डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चंस बना के। अगर तीसरा लो का मैं बात करूं तो वो ये था, देखिए कि अगर मैं मान लूं कि सन यहां है, ठीक है, ये सन हो गया आपका, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका वेनस है, ठीक है, ये 2 ग्रह हो गए आपके। अब ये चीज यहां ये बोला गया, क्या बोला गया कि अर्थ, देखिए अर्थ को टाइम ज्यादा लगेगा,
परिक्रमा करने में, क्योंकि इसका क्या है आपका जो ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है, मतलब ऑर्बिट जो इसका बड़ा है कंपेयर टू किसका, आपका वेनस का। तो यही फॉर्मूला निकल के आया, इससे ये निकल के आया कि जो टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसका, उसका रेडियस का। बट याद रखना टाइम का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली इक्वल होगा क्यूब ऑफ उसका रेडियस का। मतलब यहां से यहां जो इसका टाइम लगा है उस रेडियस का मैं बात कर रहा हूं, मतलब उस त्रिज्या का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये था इनका तीसरा लॉ। तो पहला लॉ क्या था, पहला लॉ ये था कि जो भी आपका ग्रह है, जो भी आपका प्लेनेट है, वो हमेशा एलिप्टिकल पार्ट में घूमते हैं। एलिप्टिकल मतलब अंडाकार आकार वाले शेप में जो उनका ऑर्बिट दे दिया गया है, जो उनका कक्ष है उसमें वो घूमते हैं, और उस कक्ष का शेप क्या है आपका अंडाकार एलिप्टिकल। दूसरा उन्होंने क्या दिया था, दूसरा उन्होंने ये दिया कि जो भी, ठीक है, प्लेनेट है, ग्रह है, ठीक है, इक्वल एरिया कवर करेंगे इक्वल समय में, मतलब इक्वल क्षेत्रफल कवर करेंगे इक्वल आपका टाइम में। और तीसरा क्या था, जो टाइम लगेगा उनको, ठीक है, पूरा सन को परिक्रमा करने में, रिवोल्यूशन करने में, ठीक है, उस टाइम का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो डायरेक्टली इक्वल टू किसका होगा, उस आपका मीन रेडियस ऑफ किसका, सन से लेके उस प्लेनेट का। इसको हम लोग आर मान सकते हैं, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये आर क्यूब का, ठीक है। यही चीज हम यहां आपको फॉर्मूला में दिखाए थे। एक हमने वेनस मान लिया, एक हमने अर्थ मान लिया। यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो T2/T1 अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, T2 कौन होगा, T2 होगा आपका ये, ठीक है। तो ये जो वेनस को टाइम T2 लगा, ठीक है, और अर्थ को टाइम T1 लगा, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2/T1 इक्वल टू R2/R1। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ठीक है। बहुत ही पिक्चर बेसिस में बता रहा हूं, इससे डिटेल आपको नहीं समझना है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या समझा, ठीक है, आपने ये समझा कि लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो दिया गया था वो केपलर जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बाकी आपको हम बस उसी से रिलेटेड बता रहे हैं, ऑप्शन पे आज हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन ऑर्बिटिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट अपॉन, ठीक है, परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं का जो कक्षीय वेग होता है। कक्षीय वेग मतलब होता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग, और ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं कक्षीय। मैं लिख देता हूं यहां, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। और वेग मतलब तो आपको पता होगा, वेलोसिटी को बोला जाता है वेग, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, जो कक्षीय वेग होता है बेसिकली, ठीक है, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब उस पे डिपेंड नहीं करता है। तो द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण स्प्रिंग मतलब इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कक्षा की त्रिज्या मतलब जो ऑर्बिट है उसका रेडियस, ग्रह का द्रव्यमान मतलब आपका मास ऑफ आपका प्लेनेट, ठीक है। अब ये ऑप्शन जरा ध्यान से देखना, द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है, ये है आपका G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। कक्ष की त्रिज्या मतलब ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, और आपका ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ सेंटर बॉडी। अब इसमें डिफरेंस समझना, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे गए थे। यहां जो ये मास है ये उसका मास है, किसका मास है, मान लीजिए अगर मैं, देखिए यहां देखना, ठीक है, अगर मैं बीच में सन बनाता हूं, ठीक है, और ये क्या है आपका कोई एक प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, ग्रह है, ठीक है। तो ये जो द्रव्यमान है ये किसका द्रव्यमान है, इसका, जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए यहां सिर्फ द्रव्यमान लिखा है। और ये लिखा है आपका ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान मतलब जो इसके चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो देखिए और एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जब भी हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी का बात करते हैं ना, जब भी हम लोग कक्षीय वेग का बात करते हैं, ठीक है, तो यहां सन वाला कंसेप्ट मत लगाना। जब भी हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी का बात, क्योंकि देखो जो सन के चारों ओर घूमता है, ठीक है, जो सन के चारों ओर घूमता है वो बेसिकली क्या घूमता है, प्लेनेट घूमता है, ग्रह घूमता है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसका जो स्पीड होता है वो ऑलमोस्ट हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के मतलब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से निकाला है। तो ये आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो बेसिकली कंसेप्ट आता है, ठीक है, कक्षीय वेग का जो कंसेप्ट आता है ये आता है आपका सैटेलाइट में, ठीक है। जब हम लोग उपग्रह का बात करते हैं, जैसे कि देखिए अगर मैं बात करूं यहां, ये देखिए, अब ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये है आपका अर्थ। अब अर्थ के क्या होता है आपको पता होगा, अर्थ
के ऊपर, ठीक है, दो तरीके का सैटेलाइट घूमता है। एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो आपको इसको इक्वेटोरियल, मान लीजिए ये अगर अर्थ है, ये आपको अर्थ दिख रहा है यहाँ, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। तो एक ऐसा सैटेलाइट होता है जो पोल टू पोल रिवॉल्व करेगा, मतलब पोल टू पोल मतलब ध्रुव से ध्रुव, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरीके से इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है। एक तो ऐसा सैटेलाइट होगा, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ ऐसे ऐसे इसको चक्कर लगाएगा, बीच में अर्थ है, और मान लीजिए ये आपका अर्थ है तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, पोल टू पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ध्रुव से ध्रुव, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और दूसरा जो सैटेलाइट होता है वो होता है आपका, जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब अगर ये अर्थ है तो एक तो ऐसा करता है और दूसरा इसको ऐसा ऐसा घुमाएगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इक्वेटर के वो चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो यही जो ये घूमेगा, ठीक है, आपका अर्थ के चारों तरफ, चाहे ये ऊपर से नीचे घूमे, चाहे वो दाएं से बाएं घूमे, तो ये जिस गति से घूमता है, ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका सैटेलाइट के केस में, ठीक है, ये चीज आप समझ के रखिएगा। तो यहां जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहां जो क्वेश्चन है, यहां जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब किसका और वेलोसिटी का बात कर रहा है, उस सैटेलाइट का बात कर रहा है, ठीक है, जो सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों तरफ क्या कर रहा होगा, ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा, तो जो कक्षीय वेग है किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखिएगा, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। किसका मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उस सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए एक अर्थ है, ठीक है, आप ध्यान से समझ, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यही पूछा है कि जो वो चक्कर लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग, ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो जो सैटेलाइट है उसका जो द्रव्यमान है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट वो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ के रखिएगा। तो यही इसलिए ये आंसर इसका ये होगा, ग्रह के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, मतलब अर्थ का द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, बस जो सैटेलाइट है उसके द्रव्यमान पे वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट यहां समझो, देखो ये मैंने लिखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, देखिए कैसे डिपेंड किस किस पे करता है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का तो वैल्यू छोड़ दो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है। मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट मतलब अर्थ का जो मास है उस पे डिपेंड करता है, प्लस आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब ये अगर अर्थ है, अगर ये चारों तरफ इसमें घूम रहा है, ठीक है, तो रेडियस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना दूर है, ठीक है। सिंपल है, देखो मैं अगर यहां आपको बताना चाहूं, थोड़ा सा जल्दी से देख लो, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये इसका कक्षीय है, ठीक है, ऑर्बिट है इसका कक्षीय, और इस पे कोई सैटेलाइट है जो ये अर्थ के, ठीक है, चारों तरफ ये घूम रहा है। तो सिंपल है ना, ये जितना बड़ा उसका कक्ष होगा, जितना बड़ा उसका ऑर्बिट होगा, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको चक्कर लगाने के लिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो याद रखिएगा, ये आपका जो आपका सबसे पहले मास अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, या जिस प्लेनेट का वो चक्कर लगा रहा है उस पे डिपेंड करेगा, प्लस वो किस पे डिपेंड करेगा, वो अपना जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, जिस रास्ते पे वो घूम रहा है वो उसका कितना दूरी है, ठीक है, किससे, अर्थ से, तो उस रेडियस पे डिपेंड करेगा। बस इतना ही याद रखना है, समझ में आया। और इसको एक तो ये फॉर्मूला से आप लिख सकते हो, याद रखना, लिख लेना इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, या इसको कक्षीय वेग बोलते हैं। इसको एक तो Gm/r, r जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी और m जो है द्रव्यमान है आपका अर्थ का, और इसी को आप लिख सकते हो √2gr। यहाँ ये वाला और ये वाला r अलग है, ये वाला जो r है आपका रेडियस ऑफ अर्थ के केस में हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। और हम लोग अगर आगे जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी मतलब होता है आपका पलायन वेग। देखिए सबसे पहले ये समझो कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी मतलब होता है, ये वो वेलोसिटी होता है, अगर उस वेलोसिटी से अगर मैं आपको इस अर्थ के सरफेस से बाहर फेंकूं तो आप वापस नहीं आओगे, ये वो वेलोसिटी है। मतलब ये वो वेलोसिटी है, अगर जिस वेलोसिटी से अगर मैं आपको बाहर, मतलब अर्थ सरफेस से अगर मैं बाहर फेंकूं तो क्या हो जाएगा, आप जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो आपका अर्थ का, जो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको छोड़ के आप बाहर चले जाओगे। क्योंकि कोई चीज अगर वापस आता है, कब आता है, वो खिंचाव के कारण से, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है खिंचाव के कारण से ही वो वापस आता है। बट अगर इस वेलोसिटी से अगर मैं आपको फेंक दूं, ठीक है, तो आप वापस नहीं आओगे।
तो उस टाइप के वेलोसिटी, उस टाइप के वेग को बोला जाता है आपका एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। ठीक है, ये यूज होता है जब हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को उसके कक्ष में पहुंचाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है अगर अर्थ पे बोला जाए तो अर्थ पे जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप कमेंट करोगे कि एस्केप वेलोसिटी जो है, ठीक है, मून पे कितना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि जो मून है, ठीक है, जो मून है, ठीक है, जो चंद्रमा है, वहां आपका वातावरण, ठीक है, वायुमंडल नहीं है, वहां वायुमंडल नहीं है। जैसे कि यहाँ वायुमंडल देखते हो, वायुमंडल क्या, वायुमंडल होता है मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल जो है मून पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, बहुत ही कम है। अब याद रखना एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं एक चीज और बता दूं यहाँ आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझिए एस्केप वेलोसिटी क्या है। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर किसी को अर्थ सरफेस से अगर ऊपर फेंका जाए तो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, याद रखना, बस ऊपर वाले फॉर्मूला में 2 लगा देना। ठीक है, 2gm/r। बट यहाँ r जो है क्या है, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये याद रखना। और ऊपर वाला जो हमने लिया था, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में, कक्षीय वेग में, ठीक है, ये जो r था ये रेडियस था। ठीक है, याद रखना। और ये वाला जो ये अर्थ का रेडियस है। तो ये है आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। होपफुली चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट होगा तो बताइएगा। अब याद रखना, ना ही आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ना ही आपका जो एस्केप वेलोसिटी है मास पे डिपेंड करता है। मतलब क्या, जिस बॉडी को अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ठीक है, उसके मास पे कभी भी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता। ये किसके मास पे डिपेंड करता है? ये हमेशा आपका अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, या उस प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है जिस प्लेनेट से हम आपको या किसी भी वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो 2gm/r होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2gr। तो याद रखिएगा, जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षीय वेग को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2gr लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा जो पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2gr लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ r में फिर से बता दूं, यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ लेके मैं चल रहा हूं, यहां भी मैं रेडियस ऑफ अर्थ लेके चल रहा हूं, और यहां जो है ये है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कक्ष में वो जो घूम रहा था उसका रेडियस है। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से। अब देखो, तो ये चीज आप समझ गए। अब एक चीज आप समझना, ठीक है, कि ये 2gr लिखा हुआ है, ये √gr लिखा हुआ, तो एक रिलेशन निकल के आता है जो आपको याद रखना है। वो रिलेशन क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में, ऑर्बिटल मतलब कक्षीय वेग में और पलायन वेग में एक रिलेशन आता है। वो आता है कि जो आपका एस्केप वेलोसिटी होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? आपका √2 टाइम्स ऑफ होता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मैंने लिखा? जो एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होता है? √2 टाइम्स होता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी याद रखिएगा, ना ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है, और ना ही आपका जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड करता है। ये मास पे डिपेंड करता है, पर किसके मास पे? अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। और इस केस में हम ग्रह अर्थ को मान के चल रहे हैं। ठीक है, बाकी एस्केप वेलोसिटी जो होता है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, और ये वाला फॉर्मूला ही यूज करके ये बाकी ड्राइव किया जाता है, बट उसमें आपको नहीं जाना, बस इतना याद रखना है। और ये वाला फॉर्मूला याद रखना जो मैंने आपको कल नेक्स्ट जो अभी वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते। प्लीज पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटिंग बॉडी, ये तो आप समझ गए, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद ये था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। पलायन वेग के बारे में मैंने बता दिया। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग का रिलेशन जो है आपका कक्ष वेग से क्या होता है, मतलब आपका जो एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन कितना होता है? एस्केप वेलोसिटी क्या है मैंने आपको समझाया, और एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू है अर्थ पे कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे कमेंट करना, क्या कमेंट करोगे कि एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू जो है आपका मून पे कितना? और मून वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि आपका मून पे, ठीक है, आपका वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि जो वहां का एस्केप वेलोसिटी है बहुत कम है। देखो, तो एस्केप वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा था? 2gr। तो मतलब यह है कि जो एस्केप वेलोसिटी है ये g पे डिपेंड करता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे डिपेंड करता है, जिसको एक्सेलरेशन ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, g पे डिपेंड करता है। और आपको पता है जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है, वो जो है आपका
मून पे बहुत कम है, तो अगर मून पे जी कम है तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है तो क्या मतलब जो भी आपके गैस के मॉलिक्यूल है जिससे हमारा वायुमंडल बनता है वो तो उड़ जाएगा, कि उसको थोड़ा सा वेलोसिटी मिलेगा कि चल जाएगा, इसीलिए वहां वायुमंडल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अब देखो जियो स्टेशनरी भू स्थैनिक उपग्रह की अवधि क्या होती है, जो टाइम पीरियड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है, जिसको भू स्थैनिक उपग्रह बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है, कितना समय लेता है वो आपको चक्कर लगाने के लिए, ये चीज हम आपने पहले ही हमने आपको समझा दिया, ठीक है। जो भी देखो 2-3 चीज आपको याद रखना है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो आपका जो सैटेलाइट होता है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। क्या मैंने समझाया था, दो तरीके का होता है। एक सैटेलाइट होता है जो आपको ऊपर से नीचे पोल टू पोल रिवॉल्व करेगा, और दूसरा सैटेलाइट कैसा होता है आपका उपग्रह जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन मतलब अर्थ बीच में रहता है, अर्थ बीच में रहेगा। एक सैटेलाइट अर्थ को ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, उसका काम कुछ और होता है। और एक जो होता है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा, आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे मतलब आपका भूमध्य रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसके चारों तरफ बाहर से घूमेगा, तो यही है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अगर मैं ये अर्थ मान लेता हूं, ठीक है, ये अगर आपका अर्थ है, ठीक है, ये अगर आपका अर्थ है, तो आपका अर्थ एक आपको पता है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है इस तरीके से। अगर ये 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है और ये जो है अपने जो एक्सिस है, ठीक है, जो अक्ष है उस पे भी ऐसे 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 घूमते रहता है, इसीलिए तो दिन रात होता है, ऐसे 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 तरीके से घूमते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे तो घूमता ही है, साथ साथ ऐसे ऐसे भी, साथ ऐसे 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 घूम रहा है, साथ में ऐसे ऐसे भी घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे तो क्या कर रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है मतलब एक्सिस पे घूम रहा है, और ऐसे ऐसे वो सन का भी चक्कर लगा रहा है। तो जब ऐसे ऐसे घूमता है मतलब जब रोटेशन करता है, ठीक है, तो दिन रात होता है, और जब आपका रिवोल्यूशन करता है मतलब जब परिक्रमा करता है तो आपका सीजन चेंज होता है, ठीक है। तो वही है कि जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ठीक है, जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, इसको भू स्थैनिक उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या होता है, आपको सबसे पहले याद रखोगे ये इक्वेटोरियल प्लेन मतलब भूमध्य रेखा कुछ इस प्रकार से ये कवर करते हैं, ऐसा घूमता है, ठीक है, मतलब वेस्ट से ईस्ट। मतलब आपको पता है पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में घूमता है, तो क्या बोलोगे किस डायरेक्शन में घूमता है, आप बोलोगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। जिस तरीके से आपका अर्थ जो है अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमता है, अर्थ भी वेस्ट से इस तरीके से घूमता है, पश्चिम से पूरब की तरह घूमता है। तो अगर अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसके जस्ट उसी तरीके से उसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगाता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो डायरेक्शन होता है याद रखिएगा वेस्ट से ईस्ट होता है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ से होता है, और इसी डायरेक्शन में आपका अर्थ भी रोटेशन करता है, याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि इसको कितना टाइम लगता है ऐसे ऐसे मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पूरा चक्कर लगाने में, तो 24 घंटा लगता है, ठीक है। और आपको याद रखिएगा ये कितना ऊपर है, कितना मतलब अर्थ सरफेस है जो हमारा धरती है, इससे इस सरफेस से कितना ऊपर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो याद रखना है 36,000 किलोमीटर ये पूछा गया है, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे घूमता है, ठीक है, समझ में आया, मतलब इस तरीके से भूमध्य रेखा के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा पॉइंट आपने ये समझा कि 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है हमारे अर्थ सरफेस से। तीसरा पॉइंट आपने ये समझा कि वो 24 घंटा लेता है पूरा आपको ये करने, और चौथा पॉइंट आपने ये भी समझा कि वेस्ट से इस तरह से होता है, ठीक है। इतना काफी है, बस एटलीस्ट अभी के लिए तो इतना याद रखिए। उसके बाद हमने बताया कि रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मैंने समझा, ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्ष वेग, पलायन वेग, तो इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है इनका जो रिलेशन होता है, जो एस्केप वेलोसिटी होता है, ठीक है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होता है। दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, जो चीज मैंने आपको समझा है। अब यहां है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंबल पेंडुलम, ठीक है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल निर्भर करता है, ठीक है, बॉब के द्रव्यमान पे। बॉब मतलब होता है, देखो जो ये आपका पेंडुलम आपने देखा होता है, ये बॉब जो होता है ये इधर जाएगा, फिर से ये इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, तो इसको बॉब बोलते हैं। तो बॉब का द्रव्यमान पे, द्रव्यमान मतलब मास, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बॉब की लंबाई पे डिपेंड करता है, कि बॉब का आयाम पे डिपेंड करता है, ठीक है, या बॉब की सामग्री मतलब उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है जो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए जो भी टाइम पीरियड हो लोलक, ठीक है, जो लोलक का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय काल होता है, जो आवर्त काल होता है, उसको जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2π√Lg, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसा जो घड़ी घूमते रहता है ऐसा, जिसको हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो होता है बेसिकली डिपेंड करता है आपका एल पे
और जी पे। जी क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, ठीक है। और एल क्या है आपका लेंथ, जो ये आपका लेंथ होगा। तो किस पे डिपेंड यहां कर रहा है, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इसके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा, बॉब की लंबाई पे डिपेंड करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन यहां से मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है कि आपका जो ये आपका आवर्तकाल है, ठीक है, लोलक का जो आवर्तकाल है या जो इसका टाइम पीरियड है, ठीक है, कौन से सीजन में बढ़ जाएगा या कम जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो अगर आपको बोले कि ये जो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा कब, जब गर्मी का महीना आएगा। जब गर्मी का महीना आता है तो ये जो लोलक होता है इसका लंबाई क्या होता है, गर्मी में कोई भी चीज क्या होता है, ये मेटल का बना होता है तो एलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। तो गर्मी में क्या हो जाएगा, इसका समर में गर्मी में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एल बढ़ जाएगा तो टी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ठंडा का दिन आएगा तो एल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसका लेंथ जो होगा लंबाई सिकुड़ जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक लड़की है, ठीक है, वो झूला में इस तरीके से झूल रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे झूल रही, बैठ के झूला में हिल रही थी, सडनली वो खड़ा हो जाती है, ठीक है। तो क्या उसका जो आवर्तकाल है, क्या उसका टाइम पीरियड है, क्या वो बढ़ेगा कि घटेगा। अब यहां याद रखना, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो ये मत समझना कि एल बढ़ गया है और वो क्या हो जाएगी, उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड जो है आपका घट जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो मतलब खड़ा होगी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाएगा और उसका लेंथ जो है कम जाएगा। तो जैसे ही कम होगा तो टी भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इतना याद रखना, जब भी वो क्वेश्चन आया वो लड़की वाला कि वो लड़की झूला पे बैठी हुई थी, सडनली खड़ा हो गई, तो आवर्तकाल पे क्या होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। बाकी मैंने दो कंसेप्ट वो समझाए, वो बाकी आप याद रखिएगा। इसका चलिए सॉरी इसका हिंदी नहीं कर पाया बट कोई बात नहीं। देखिए यहां पूछा है, ठीक है, कि व्हाट विल हैपन टू ए पर्सन व्हेन ही इज मूविंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इन एलिवेटर एट ए कांस्टेंट, रेलवे एनटीपीसी में आया था क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन टू ए पर्सन वेट, ठीक है, आदमी का जो वेट है, जो भार है, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वो एलिवेटर में मतलब लिफ्ट में कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कांस्टेंट मतलब समान चाल से, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां ऊपर नहीं लिखा है बट सिंपल याद रखना, व्हाट विल हैपन टू ए पर्सन वेग व्हेन ही इज मूविंग एलिवेटर एट ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए अब इसका कंसेप्ट समझना, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला है कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जो कि आपका लिफ्ट में जा रहा है और समान गति से जा रहा है, तो उसका वेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब वहां ये भी दे सकता है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब कंसेप्ट मैंने आपको इसको बहुत ही डायग्राम से मैंने आपको समझाया था। देखो अभी के लिए बस इतना याद रखना, उसका वेट पे तभी कोई फर्क पड़ेगा जब त्वरण दिखेगा, जब एक्सेलरेशन होगा। अगर आप समान गति से ऊपर जा रहे हो, ठीक है, या नीचे आ रहे हो, आपका जो वेट है, जो आपका भार है, ठीक है, आपको वही भार फील होगा, आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। पहले मैंने क्या बोला, अगर आप समान चाल से ऊपर जा रहे हो या समान चाल से नीचे आ रहे हो, आपके वेट में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, कोई भी भार में चेंजेस नहीं दिखेगा। जो आपका एक्चुअल वेट है और जो आपका एपेरेंट वेट है, जो आपका एक्चुअल वेट है और जो आपको फील होगा वो दोनों सेम होगा। बट पहला केस याद रखना, जैसे ही आपके अंदर त्वरण आएगा मतलब एक्सेलरेशन आएगा, तो अगर आप एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहे हो तो वेट आपका इंक्रीज होगा। बस इतना याद रखना, ऊपर जाऊंगा तो इंक्रीज होगा, नीचे आऊंगा तो कम होगा, नीचे आना मतलब घटना। और दूसरा, ठीक है, अगर आप त्वरण के साथ अगर नीचे आ रहे हो मतलब एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहे हो, तो आपका वेट घटेगा। समझ में आया? सिंपल याद रखना, एक्सेलरेशन होगा तभी आपका बॉडी में चेंजेस, वेट में चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर जा रहे हो, तो आपका वेट आपके ओरिजिनल वेट से ज्यादा फील होगा। बट अगर नीचे आ रहे हो और एक्सेलरेशन हो रहा है, तो आपका जो वेट है उससे आपको कम फील होगा, ठीक है। तो यहां कांस्टेंट बोला है, कोई एक्सेलरेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है, त्वरण नाम का। तो वेट विल नॉट चेंज, मतलब वेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये था आज का क्लास। सब वीडियोस देख लीजिएगा, कैसा लगा बताइएगा, और पॉसिबल हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अंत में मैं यही एक लाइन कहूंगा, इफ यू वांट टू फील रिच, ठीक है, अपने आप को अगर आपको लगता है, सिंपल अगर वर्ड में बोलूं यहां तो कुछ, इफ यू वांट टू फील रिच जस्ट काउंट ऑल द गिफ्ट यू हैव दैट मनी कैन नॉट बाय। अगर आपको लगता है कि आप बहुत रिच हो, ठीक है, तो ये काउंट करो कि आपके पास ऐसा कितना गिफ्ट है, ठीक है, जो मनी नहीं खरीद सकता। आप ये बात जरूर याद रखिएगा, बहुत ही डीपली बात है, ठीक है, कि
पैसा से वो चीज, ऐसा चीज जो पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है, वो ऐसा कितना चीज है आपके पास, ये डिफाइन करता है कि कितना आप रिच हो और कितना आप खुश हो। थैंक यू सो मच।